क्या पढ़ा रहा था लास्ट लेक्चर में? कोई मिसिंग है क्या? ओके, तो अभी हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। मैं क्या पढ़ा रहा था फ्लावर के बारे में कि इट इज मॉडिफाइड सूट फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ स्टेम एंड लीफ। ठीक है, जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है? मॉडिफाइड लीव्स हैं। ठीक है, समटाइम्स कुछ फ्लावर्स में कई बार कुछ नोड्स जो है, सॉरी, इंटर नोड्स का कंडेंसेशन नहीं होता, वो एलोंगेट कर जाता है। तो पूरा का पूरा, जैसे सपोज करो जो है, क्या कहते हैं, एंड्रोसियम वाला पार्ट जो है, जहां पे एंड्रोसियम प्रेजेंट था जिस इंटर नोड के पास में, ठीक है, वो कंडेंसेशन नहीं हुआ तो वो पूरा का पूरा फ्लावर से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस में उतना है नहीं। अभी हम देख रहे थे कि जो फ्लावर है, फ्लावर में आपको जो है 4 पार्ट्स हम देख रहे थे। कौन कौन से 4 पार्ट्स देख रहे थे? इसको पहले कैलिक्स से स्टार्ट करते हैं। कहाँ चला गया? कैलिक्स, ठीक है। देन शायद ये मैं करवा चुका हूँ, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, जिसमें से ये वाला जो कैलिक्स एंड करोला है, ये आपका एसेसरी पार्ट, या इसको एक और चीज बोल देते हो कि ये वेजिटेटिव पार्ट है बेसिकली। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट, इसका रिप्रोडक्शन से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसमें इसके अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे। ये जो आपके दोनों पार्ट हैं, ये आपके एसेंशियल पार्ट है, या एसेंशियल वर्ल्ड भी कई बार बोल देते हैं, क्योंकि ये जो फ्लावर्स के जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, वो वर्ल्ड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, और ये एक टिपिकल फ्लावर का स्टेटस देख रहे हो। अगर आप टिपिकल फ्लावर की बात करोगे तो टिपिकल फ्लावर के अंदर आपको 4 पार्ट्स नजर आएंगे। 4 पार्ट, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, ये जो एसेंशियल है, ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर कैलिक्स एंड करोला के बारे में बात की जाए, कैलिक्स या रुक जाओ, अभी हम कैलिक्स करोला को थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। थोड़ा फ्लावर के टाइप्स देख लेते हैं पहले। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो अगर पहले जो है, क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करें और इसमें देखें कि कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो अगर ये सारे के सारे पार्ट प्रेजेंट हैं तो उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी मिसिंग है तो उसको क्या बोलोगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये बेसिस देख लो, बेसिस में एग्जैक्टली प्रेजेंस ऑफ कंपोनेंट है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर लिख दो यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ
फ्लावर, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जाहिर सी बात है, इफ ऑल फोर पार्ट्स प्रेजेंट, इफ ऑल फोर पार्ट्स प्रेजेंट, देन आप उसको बोलोगे कि ये कंप्लीट फ्लावर है। एग्जाम्पल दे सकते हो, मस्टर्ड, और अगर मिसिंग है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर होंगे। ठीक है, वहां पे एग्जाम्पल दे सकते हो किसी का? कुकुरबिटेसी फैमिली, जो कुकुरबिटेसी फैमिली है वहां पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल का मतलब एंडोसियम प्रेजेंट होगा या गाइनोसियम प्रेजेंट होगा। तो आप लिख सकते हो कुकर बिटेसी फैमिली। तो कुकर बिटेसी फैमिली में आपको ये स्टेटस दिखेगा। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, सेकंड बेसिस दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस पे आप इनको यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल फिर से वही उठा लो जो वहां पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुकर बिटेसी। क्या बच्चे? हाँ, पपाया भी बोल सकते हैं, पपाया भी है, बट पपाया थोड़ा सा सिनेरियो अलग पढ़ेंगे। ऐसे वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल है। ठीक है, मोनोसियस एंड डायोसियस का जब बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो उस समय हम उसको देखेंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वहां पे लिख दो मस्टर्ड एग्जाम्पल में। दूसरा देख लेते हैं ऑन द बेसिस, तीसरा मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑफ फ्लावर। ठीक है, अगर फ्लावर्स में जो है क्या कहते हैं, किसी भी प्लेन से उसको एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टिनोमार्फिक। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही प्लेन से आप उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हो तो उसको क्या बोलोगे? जाइगोमार्फिक। और अगर नहीं डिवाइड कर सकते फ्लावर्स को सिंगल किसी भी प्लेन से टू इक्वल पार्ट्स में, तो उसको आप क्या बोलोगे? असिमेट्रिकल। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप तीसरा यहां पे लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑफ फ्लावर, फ्लावर की सिमेट्री के बेस पे। एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक एंड असिमेट्रिकल। कोई नाम तो नहीं दिया हुआ है, मोस्ट असिमेट्रिकल है, सही है। यहां पे लिख दो एक्टिनोमार्फिक में फ्लावर कैन बी divided
in two equal half by any plane passing from the center, passing from center. सेंटर पार्ट से अगर कोई प्लेन पास करता है तो फ्लावर्स को आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल फिर से मैं वही लिखाने जा रहा हूं बार बार। मस्टर्ड, और कोई है? चाइना रोज, चाइना रोज। चाइना रोज किसको बोलते हैं? आपके यहाँ क्या बोलते हैं चाइना रोज को? हिंदी में? हिंदी पता ही नहीं है। सारे लोग वेस्ट बंगाल से हैं या कोई वेस्ट बंगाल के बाहर का है? बिहार से। एक वो भी तो बच्चा बिहार का ही है जो उधर की तरफ मुंह लगा देख रहा है कि मेरे से कोई ना पूछे। अच्छा, उधर से भी। बच्चा ये बताओ, इसमें से शाहनवाज कौन बच्चा है? तुमको बायो में 350 है? एक और है, कभी आया है क्या? उसको बायो में इतना मार्क्स कैसे मिल गया मुझे बताओगे? 350 आउट ऑफ 360। देख देख के सारे कॉपी कर दिया क्या? क्या जरूरत है इसको करने की? अगर ये टेस्ट आपको अपने असेसमेंट के लिए है कि आप किस लेवल पे पहुंच गए हो। जैसे ही ये इतना मार्क्स जो है, क्या कहते हैं, कोई देखेगा ना सीधे बोल देगा नकल किया हुआ है, सीधे। वो पेपर है ही नहीं है उसमें। जिसने 280 से 270 पा लिया है, इसका मतलब बढ़िया कर रहा है, अच्छा कर रहा है बच्चा। 300 भी, वैसे कुछ बच्चा 300 भी अगर आपने पूरा प्रिपरेशन अच्छे से कर रखा है तो 300 से भी ज्यादा कर सकते हो। बट 350 जो करना, क्योंकि जो ह्यूमन एरर है वो तो होगी ही ना। और आप अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो कि ह्यूमन एरर को 10% से नीचे लेके जाओ। चाइना रोज, चलो आ जाओ इधर। यहां पे यही चीज लिख दो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में कि फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स बाई सिंगल प्लेन ओनली। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बाई सिंगल प्लेन ओनली। कहां से पास करेगा वो? पासिंग फ्रॉम सेंटर। एग्जाम्पल डाल दो। बहुत अच्छा फैमिली है, कौन सा? फैबिएसी, जो मटर वाली फैमिली है। एग्जाम्पल डाल दो। बीन्स भी डाल सकते हो आप, कैसिया, ये सब फैबिएसी फैमिली के मेंबर। असिमेट्रिकल पे आ जाओ आप। तो यहाँ पे कोई सिमेट्री है ही नहीं है। आप टू इक्वल पार्ट्स में किसी भी प्लेन से कोशिश करो, नहीं होगा। इररेगुलर फ्लावर, ठीक है, इररेगुलर। जैसे एनिमल में कौन सा देखा था? स्पॉन्ज, पॉरीफेरस, ठीक है। तो वो कैटेगरी है। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो कैना। आपके एनसीईआरटी में कैना का नाम है, कैना याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो। कैन बी डिवाइडेड, सॉरी, can't be divided in two equal parts। इक्वल पार्ट्स पे आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। अभी एक और रहता है, एक बेसिस और है जिस पे फ्लावर्स को डिवाइड किया जा सकता है। वो भी है, वो है पोजीशन ऑफ डिफरेंट वल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर हेलमस। या ये भी बोल सकते हो कि ओवरी के बेस पे, मतलब पोजीशन है जो गाइनोसियम पार्ट की
गाइनोसियम की पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हो। तो फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, लिख दो, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फ्लोरल बल्ब्स, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फ्लोरल बल्ब्स ऑन फ्लोरल। ये फ्लोरल एक्सिस किसका पार्ट है? किसका पार्ट है फ्लोरल एक्सिस? मुझे लग रहा है ना, मुझे अपने कानों में कुछ ऐसा फिट करना पड़ेगा ना, जैसे तो जो डिटेक्टिव नहीं होते हैं वो कुछ लिए के रखते हैं, अगर वहां पे कोई है तो वो उसकी भी बात को सुन लेगा। तो वो करना पड़ेगा ताकि मुझे ना मुंह से कुछ भी निकले तो मुझे सुनाई दे। चलो आ जाओ। अच्छा, तुम अपनी स्टोरी जरूर बता देना ना। चलो आ जाओ, यहाँ पे आपको हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस, ये 3 टाइप्स के फ्लावर मिलेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो डिफरेंट फ्लोरल बल्ब्स हैं, ठीक है, फ्लोरल एक्सिस पे उनकी जो पोजीशन है उसके बेस पे हमको इसको क्लासिफाई करना है। तो हाइपोगाइनस कंडीशन को देखो आप सबसे पहले। हाइपोगाइनस, यहाँ पे क्या होगा, आपको जब मैं स्ट्रक्चर बता रहा था फ्लावर का, तो मैंने बताया कि इस तरह से जो है क्या कहते हैं, ये फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है। और फ्लोरल एक्सिस का जो ये वाला पार्ट है, या पूरा ही पार्ट बोल दो, उसको क्या बोलते हो आप? पेडाइसिल। पेडाइसिल का जो टर्मिनल पार्ट है वो स्वेल कर जाता है, एंड दिस स्वेलन पेडाइसिल इज नोन एज थैलमस। swollen end of pedicel is known as, पेडाइसिल को आप ये बोल सकते हो स्टॉक ऑफ फ्लावर्स भी बोल सकते हो इसको, स्टॉक ऑफ फ्लावर। ओके, अब ये जो थैलमस आपको दिखाई दे रहा है, पेडाइसिल का जो स्वेलन पार्ट है, अगर जो है क्या कहते हैं, यहां पे ओवरी प्रेजेंट होगी जो सबसे इनर मोस्ट है। ओवरी जो है ना इनर मोस्ट बल है, और सबसे आउटर मोस्ट बल क्या है? कैलिक्स। ठीक है, तो अगर ओवरी जो है उन बाकी के पार्ट से ऊपर हो, ठीक है, ओवरी सबसे ऊपर हो और बाकी के पार्ट आपके, जैसे यहां पे सबसे पहले आप क्या बनाओगे? कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स है यहां पे, फिर आपका कोरोला हो गया, ठीक है, और फिर यहां से आपका स्टेमन हो गया, एंड्रोसियम वाला पार्ट बेसिकली, ठीक है। इसके ऊपर से अगर जो है आपका ओवरी निकला हुआ हो या गाइनोसियम वाला पार्ट प्रेजेंट हो सबसे ऊपर की तरफ, ठीक है, गाइनोसियम जो है सबसे ऊपर प्रेजेंट हो, तो और उसके नीचे सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट हो, फ्लोरल बल्ब्स प्रेजेंट हो, तो ये कंडीशन आपका क्या कहलाएगा? हाइपोगाइनस। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें जो गाइनोसियम या जो आपका ओवरी है यहां पे, उसकी पोजीशन क्या है? सुपीरियर, ठीक है,
सुपीरियर ओवरी का मतलब है ओवरी प्रेजेंट अबव द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। अगर सबसे ऊपर ओवरी प्रेजेंट है, हाइपोगाइनस का मतलब है गाइनोसियम, इसको आप जो है क्या कहते हैं, गाइनोसियम भी बोल सकते हो। गाइनोसियम सबसे ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी अदर वल्स जो है वो सबसे नीचे प्रेजेंट है। ये मत कंफ्यूज कर देना कि हाइपोगाइनस मतलब ओवरी नीचे प्रेजेंट है ना, ऊपर ओवरी प्रेजेंट है, बाकी के वल्स नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन आपको दिखेगी वो आपको जो है क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये फ्लावर के लिए बोले जा रहे हैं। ये जो टाइप्स हैं ये क्या है, ये सब फ्लावर के टाइप्स हैं, ठीक है। जबकि जो पोजीशन है ओवरी की वो ये है, सुपीरियर, इंफीरियर या हाफ इंफीरियर, ठीक है। अभी यहाँ पे सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है, या सुपीरियर गाइनोसियम भी कई बार बोल देते हैं, तो इसको चाहे सुपीरियर ओवरी बोल दो या गाइनोसियम बोल दो, ठीक है, क्योंकि गाइनोसियम का पार्ट ही तो है ओवरी, ठीक है। ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये नीचे वाला पार्ट ओवरी है। तो अगर ये सबसे ऊपर प्रेजेंट है अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है, तो आपका जो है हाइपोगाइनस कंडीशन होगा। तो यहां आप लिख सकते हो if other parts of flower present below the गाइनोसियम आ रहा ओवरी, गाइनोसियम, गाइनोसियम ये टर्म यूज करना ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हाइपोगाइनस को दिखा रहा है वो, ठीक है। तो वो आपका फ्लावर हाइपोगाइनस होगा। और इस पोजीशन पे मैंने पहले ही बता रखा, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हाइपोगाइनस फ्लावर में जो ओवरी की पोजीशन है या गाइनोसियम की पोजीशन है वो कैसी है, तो सुपीरियर पोजीशन में ओवरी बैठी हुई है, सुपीरियर। अब आते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। पेरीगाइनस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो थैलमस है ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। ये थैलमस कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर। और जो सारे के सारे वल्स हैं जो फ्लावर के, वो एक ही लेवल से ऑलमोस्ट निकलते हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल से निकलते हैं। तो इस तरह से बना लो आप, ये आपका क्या हो गया, थैलमस, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट एज यूजुअल पेडाइसिल है, पेडाइसिल का जो अपर पार्ट स्वेलन था उसने थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर में और मॉडिफिकेशन किया, और इस स्ट्रक्चर को अब आप क्या बोलते हो, थैलमस ही है, ठीक है, थैलमस बोल रहे हो। और ये जो थैलमस का थोड़ा सा इसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे सेंटर पोजीशन किसने ऑक्युपाई कर रखी हुई है, ओवरी ने, या गाइनोसियम भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे ये जो सेंटर पोजीशन है इसकी ओवरी ने ऑक्युपाई कर रखी हुई, ठीक है। और यहां से डिफरेंट डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर निकलते हुए नजर आएंगे। कैलिक्स हो गया, ये कुरोला हो गया, ये और यहीं से आपका, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये सारे के सारे एक ही लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे से नीचे हो गया, इसको आप चाहो तो उसको और ऊपर कर दो, इस ग्लोबुलर पार्ट को, ताकि आपको बिल्कुल ये लगे कि ये सारे के सारे एक ही लेवल से निकल रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एक लेवल से निकल रहे हैं। तो ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाला जो सिचुएशन है, ये आपको पेरीगाइनस वाली सिचुएशन है, ठीक है, पेरीगाइनस, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो या वहां पे लिख लो जहां पे भी आपको लिखना चाहो, ठीक है, कि जो पेरीगाइनस फ्लावर है वहां पे थैलमस फॉर्म अ कप शेप स्ट्रक्चर एंड, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, एंड ओवरी ऑक्युपाइड सेंट्रल पोजीशन,
and other floral parts arise from the rim of, ये रिम है पूरा, ठीक है, from the rim of thalamus. Approximately at same level. Approximately at same level, ये चीज मत भूलना, ये जो लाइन लिखी हुई है अप्रोक्सीमेटली एट सेम लेवल, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन होगी उसको आप, उस वाले फ्लावर को आप पेरीगाइनस बोलोगे। ओवरी की पोजीशन देखी जाए तो ओवरी की पोजीशन यहां पे बोला जाता है हाफ इंफीरियर, ठीक है। ये जो ओवरी है, ओवरी की जो पोजीशन है या गाइनोसियम की जो पोजीशन है उसको बोलते हो आप हाफ इंफीरियर, ठीक है। या गाइनोसियम की पोजीशन कैसी है, हाफ इंफीरियर। और एग्जाम्पल अगर यहां पे दिया जाए, इसमें हाइपोगाइनस फ्लावर में मैंने एग्जाम्पल दिया था नहीं, फिर से मस्टर्ड, चाइना रोज, यहां पे पेरीगाइनस में एग्जाम्पल डाल दो आप गुआवा, और है कोई एग्जाम्पल, प्लम है शायद, प्लम भी है। नहीं बच्चे गुआवा नहीं है, इसको हटा लो, गुआवा नहीं, प्लम है, पीच है एंड रोज है। यहां पे एक और लिख सकते हो आप, चाइना रोज, मस्टर्ड, यहां पे एक और लिख दो, ब्रिंजल। तो ये वाला तो कंडीशन आपका हो गया पेरीगाइनस। एपीगाइनस वाली जो पोजीशन है उसमें फ्लावर, ये जो थैलमस है वो थोड़ा और मॉडिफाई करेगा, और इस तरह से मॉडिफाई करेगा कि पूरी की पूरी ओवरी को चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, ठीक है। और जब वो पोजीशन आएगी तो जो अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर है वो ऐसा लगेगा कि ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं, ठीक है। तो जो ओवरी की पूरी पोजीशन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, कंप्लीट इंफीरियर हो जाएगी। तो इसको भी लिख देते हैं, एपिगाइनस कंडीशन। और वहां पे ये देख लो, इस तरह से कुछ सिचुएशन होगा। ये आपका, ठीक है। तो ये जो ओवरी है, ओवरी यहाँ पे कंप्लीट, या गाइनोसियम यहाँ पे क्या है, कंप्लीट इंफीरियर, ठीक है। और ये जो थैलमस है कंप्लीटली सराउंड्स gynosium or ovary and other parts of flower arise above the gynosium,
गाइनोसियम के ऊपर से राइज होंगे इसमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने अभी बोला था, गुआवा, कुकुम्बर, क्या क्या बात है, तुम तो उसको भी फेल कर रहे हो। हम्म, कितने एनसीईआरटी में वो दिए हुए हैं एग्जाम्पल? क्या करोगे तुम लोग आगे चल के लाइफ में? मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम लोग शायद ना एक दूसरे से लर्न कर रहे हो कि कितना धीमे बोल सकते हैं। कंपटीशन ना। सही है, इतना ही रख लो। तो एपिगैनस कंडीशन हो गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं वापस से कैलिक्स एंड कोरोला में। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मोनोसिस एंड डायोसिस तो आपको पता ही है, व्हाट इज मोनोसिस, व्हाट इज डायोसिस, लिखा चुका हूँ, बताओ। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में मुझे इससे मतलब नहीं है, डेफिनेशन तो हर जगह सेम ही होती है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अगर मैं आपसे बोलूं मोनोसियस, और धीमे बोलो। जरूर। अच्छा, ये बायोसेक्सुअल इसको बोल सकते हो? मैं एग्जाम्पल पूछ रहा था तुमसे। तेजी बोलो। चाइना रोज, चाइना रोज। अच्छा हाँ, और बताओ, ढूंढ लेना एग्जाम्पल, इसको लिख लो। डायोसिस व्हेन ओनली मेल और फीमेल फ्लावर present in a single plant. Example, आम, palm trees. चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मुझे एग्जाम्पल याद नहीं रहता, बिल्कुल नहीं। अब बहुत आवाज आ रही है। हम्म, मुझे इससे मतलब ही नहीं था, तभी मुझे थोड़ा रिसिनस, ये याद करने की चीज है, वो याद करो। जी मीन्स। तो यहां से ये वाला पार्ट हमने फिनिश कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कैलेक्स कोरोला के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर एंड्रोसियम गाइनोसियम के बारे में बात करेंगे। इन बिटवीन टाइप 24 हो चुका है। तो ये अभी हम फ्लावर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सारी चीजें कि फ्लावर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि जो मोनोसिस एंड डायोसिस है वो कंडीशन आपकी प्लांट की है, और यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल किसकी कंडीशन है? फ्लावर की, ठीक है। आते हैं वापस से, जो डिफरेंट पार्ट हमने पढ़े थे, कैलिक्स। तो कैलिक्स बेसिकली सबसे पहले देखा जाए तो ये आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो सबसे बाहर वाला पार्ट है वो आपका कैलिक्स।
कैलिक्स की जो डिफरेंट यूनिट ऑफ कैलिक्स या मेंबर ऑफ कैलिक्स, ठीक है, जो मेंबर, यूनिट नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको बोल सकते हो जो मेंबर ऑफ कैलिक्स, उनको क्या बोलते हैं हम? नोन एज सेपल, ठीक है, सेपल, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसको सेपल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर, चलो उसको बाद में बताता हूं, एक और पॉइंट पहले लिख दो। कैलिक्स आर जनरली ग्रीन इन कलर, जनरली इनका जो कलर होगा वो कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा। और इनका जो फंक्शन है, हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर एट बड स्टेज। क्यों प्रेजेंट है? जब बड स्टेज होती है तो आप देखते होगे बड कैसे दिखती है, कलर ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का दिखता है, तो वो जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है? कैलिक्स, ठीक है। तो याद रखना ये। अब आते हैं कि हो सकता है कि कैलिक्स जो है क्या कहते हैं, एक दूसरे से फ्री हो, एक दूसरे को टच ना करें, ठीक है, और हो सकता है कि कैलिक्स एक दूसरे को टच कर रहे हो। तो अगर वो फ्री है, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसेपलस। और अगर जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, फ्री नहीं है एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं गैमो। गैमो मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है, गेमस, मैरिज, फ्यूजन, ठीक है। तो यहां पे लिख दो कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स अगर आपको, इफ पेटल, सॉरी पेटल बोल रहा हूं, सेपल आर फ्री, सेपल आर फ्री, तब ये कंडीशन आपकी कहलाएगी पॉली, फिर से मैं वही पेटलस लिख रहा हूं बार बार, पॉलीसेपलस। और इफ सेपल्स आर, क्या बोल रहा था, फ्यूज्ड, फ्यूज्ड, तो इस कंडीशन को बोलेंगे गैमो सेपलस। एग्जाम्पल देना तुम्हारा काम है। मतलब आपको इस तरह से कैलिक्स दिखेंगे, एक कैलिक्स ये हो गया, दूसरा कैलिक्स ये हो गया, तीसरा कैलिक्स ये हो गया, चौथा कैलिक्स ये हो गया, सारे के सारे फ्यूज नहीं है ना, अलग अलग है ना, फ्री है। ऐसी कंडीशन आपको कहां पे देखने को मिलती है? मस्टर्ड में। आई थिंक चाइना रोज भी इसका एग्जाम्पल है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, उल्टा है। कॉटन, दतूरा, दतूरा को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब साइंटिफिक नेम? यहाँ पे फ्यूज्ड और साथ में यूनाइटेड भी लिख दो, यूनाइटेड टर्म यूज किया है आपके उसमें एनसीईआरटी में। और अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो, मस्टर्ड। मतलब यहाँ पे कैसी कंडीशन होगी, ये इस तरह से फ्यूज किए हुए होंगे। अब आते हैं कोरोला के केस में। क्या बच्चे? मुझे भी नहीं पता, बता नहीं देता मैं। कैलिक्स के बाद कोरोला। चलो बताओ, यूनिट आर मेंबर्स ऑफ, यूनिट भी कई बार बोलता है, ठीक है, मेंबर्स आप याद रखना। मेंबर्स इज नोन एज पेटल,
ठीक, पॉलीसेफलस का मास्टर्ड नहीं होगा? क्या बच्चे? पॉलीसेफलस का एग्जांपल दिख नहीं रहा वहां पे? सर, मास्टर्ड नो कॉटन, गेमोसेफलस का। इफ सेपल्स आर फ्री देन पॉलीसेप्लस, उसका नीचे एग्जाम्पल दिया है कॉटन, दतूरा, ब्रंजल, एंड सेकंड साइड पे लिखा है इफ सेपल्स आर फ्यूज्ड आर यूनाइटेड, ठीक है, देन द कंडीशन इज नोन एज गैमोसेप्लस, एंड उसके नीचे एग्जाम्पल है मस्टर्ड। फिर क्या डाउट है? फ्यूज का वो एग्जांपल कॉटन और डटूरा। विच एनसीईआरटी है किसी के ऊपर? तुम्हारा डाउट क्या है? मैं एक तो तुम्हारा डाउट ही नहीं समझ पा रहा हूं। तो वो लिखा तो है, उसमें पूछने की जरूरत क्या है? ऐसा लिखा हुआ एनसीईआरटी में? दिखाओ मुझे एक मिनट। जैसे मैंने एनसीईआरटी मांगी तो तुम, अच्छा एनसीईआरटी में एग्जांपल देंगे एक। मुझे किसने मॉड्यूल लिया? मॉड्यूल है किसी के पास में? से मॉड्यूल पे लिखा है वो। एक मिनट रुकना। सर सुनाई नहीं दे रहा है। अब सुनाई दे रहा है? यस सर। और यहाँ पे आप लिख दो मस्टर्ड। एक और एग्जांपल था, रेडिस। रेडिस, उसमें कॉपी में उल्टा लिखा हुआ। मुझे एक्चुअली मॉर्फोलॉजी जो मस्टर्ड की याद थी, एक्चुअली ये सब मैंने डाइसेक्शन किए हुए हैं। डाइसेक्शन अकेले एनिमल का नहीं होता है, यहाँ पे फ्लावर डाइसेक्शन भी किया जाता है, तो वो आई डोंट नो किताब में, उसमें मैं गन्ने साथ गलत कर दिया हुआ है। ओके तो यहाँ से कैलिक्स एंड कोरोला की, सॉरी कैलिक्स की बात खत्म हो चुकी है, कोरोला पे आते हैं हम। इसका जो यूनिट है उसको हम पेटल बोल रहे हैं। जनरली आपको ये किस कलर के दिखेंगे? ब्राइट, जनरली ब्राइट इन कलर। आपको ब्राइट कलर के ये दिखेंगे, किस लिए? टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर, स्पेशली यहाँ पे इंसेक्ट लिख सकते हो, इंसेक्ट, ठीक है, स्पेशली इंसेक्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगर, तो जो कोरोला है, कोरोला में अगर आपको जो है क्या कहते हैं, ये कंडीशन देखी जाए, ठीक है, यहाँ पे पहले आप लिख दो पेटल, और पेटल अगर फ्री हैं
अगर पेटल फ्री हैं तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? पॉलीपेटलस। और अगर ये आपके यूनाइटेड हैं या फ्यूज्ड हैं तो इसको आप बोलोगे गैमोपेटलस। ठीक है। अब ये जो पॉलीपेटलस कंडीशन है, एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है, आप जो है चेक करो एग्जाम्पल क्या है। ये नहीं है, नहीं मेरे पास भी एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे, तो मैं लिखा नहीं सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज लिख दो, कंडीशन ऐसे ही होगी, जो जिस तरह से इसमें पिक्चर बना हुआ है वैसे ही कुछ पिक्चर होगा। ठीक है, अगर फ्री है तो वो दूर दूर रहेंगे, और अगर जो है क्या कहते हैं वो यूनाइटेड है तो वो एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। वही सारी कंडीशंस होंगी। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख दो, जनरली जो शेप एंड साइज है, शेप या साइज ही पहले लिख दे, साइज ग्रेटली वेरी, बहुत वेरिएबल है। ठीक है, वेरी। और जो शेप है, आपको शेप बहुत डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे, लाइक ट्यूबुलर, फ्लास्क शेप्ड, डिस्क शेप्ड, बहुत सारे वेरिएबल शेप मिल जाएंगे। मतलब शेप एंड साइज बहुत वेरिएबल है कोरोला का। ठीक है, ये इसको भी आप लिख दो, शेप भी इस तरह से लिख दो, शेप भी बहुत वेरिएबल है, वो भी बहुत वेरिएबल है। तो हो सकता है स्टेटमेंट बना दे कि कोरोला को जो शेप है वो फिक्स्ड होता है या वेरिएबल होता है। तो यहां से कोरोला की बात फिनिश हो गई है। ठीक है, हम आते हैं एंड्रूसियम वाले पार्ट पे। एक्चुअली ये मार्फोलॉजी जो पार्ट है, मार्फोलॉजी में सबसे ज्यादा यही है, फ्लावर फ्लावर। मुझे लग रहा है 1/3 से ज्यादा पार्ट ये फ्लावर कवर कर रहा है। तो एंड्रूसियम यहाँ पे ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ऑफ किसका? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर आप इसके यूनिट की बात करोगे या मेंबर, ठीक है, यूनिट ऑफ एंड्रूसियम बताओ, फटाफट बताओ क्या बोलते हैं? इज नोन एज एंथर या स्टेमन? एंथर। ठीक है, अब अगर हम इस एंथर का स्ट्रक्चर देखें, थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर देख लो। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे जैसे फ्लावर, ये मैं इस तरह से बना रहा हूं, जैसे ये फ्लावर का थैलमस है। इस थैलमस से जितने जितने भी जो है क्या कहते हैं ये एंथर्स एराइज होंगे, इनको कलेक्टिवली क्या बोलोगे? कलेक्टिवली दे आर नोन एज, जितने भी होंगे इनको कलेक्टिवली आप बोलोगे एंड्रूसियम। और सिंगल मेंबर को आप क्या बोलोगे? एंथर। उठा लो उसको बाहर, एक एंथर को निकाल के बाहर लाओ। ठीक है, तो जब आप एंथर को बाहर निकाल के लाओगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये पार्ट नजर आएंगे। ठीक है, ये पार्ट कुछ कुछ, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो चीजें। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा स्टाक पार्ट दिख रहा है, दिस स्टाक्ड पार्ट इज नोन एज फिलामेंट। ये फिलामेंट किस चीज पे हेल्प करता है? ये जो है क्या कहते हैं, जो स्टेमेन है उसको एयर पे रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दो चीजें लिख दो, कनेक्ट्स द स्टेमेन विथ थैलेमस and help to spread, help stamen to spread in air, stamen to spread in air। ठीक है,
तो ये फिलामेंट पार्ट है। ये जो आपको डॉट सा दिख रहा है यहाँ पे, ये कनेक्टिव है। बेसिकली यही वो पार्ट है जहां पे जाके फिलामेंट स्टेमन के साथ अटैच करता है। और ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और इसी को बोलते हैं हम स्टेमन। दैट मीन्स कि जो आपका एंड्रोसियम है, इस एंड्रोसियम में आपको 3 पार्ट्स नजर आएंगे। मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो स्टेमन, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। फिलामेंट के बारे में मैंने बता दिया है। कनेक्टिव बेसिकली जो है क्या कहते हैं, जब फिलामेंट के थ्रू वाटर एंड जो है फूड सोर्सेज जो है जो भी आते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव एक टाइप का वहां पे कंडक्टिंग टिश्यू भी होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये बेसिकली कंडक्टिंग टिश्यूज भी प्रेजेंट है इसमें। कंडक्टिंग टिश्यूज, कंटेनिंग कंडक्टिंग, या इस तरह से लिख दो कैरी, कैरी कंडक्टिंग टिश्यू। चलो, बाकी स्टेमन का स्ट्रक्चर मैं एक बार जस्ट आपको बता देता हूं। हालांकि ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, जाके कहां पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो आपकी बुक है 12th वाली, वहां पे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो आपका ये पार्ट है बेसिकली, ठीक है, वो स्टेमन कहला रहा है। ठीक है, इस स्टेमन का अगर आप जो है सेक्शन काट दो, मतलब कहने का अगर स्टेमन को आप यहां से कट कर दो, तो कट करने पे आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा। यहां पे आपको कुछ माइक्रोस्पोरेंजिया भरे हुए दिखेंगे, हर एक उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया भरे होंगे। ठीक है, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको माइक्रोस्पोर दिखेंगे। ठीक है, और ढेर सारे माइक्रोस्पोर दिखेंगे। तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है। और अगर मैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इनको आप क्या बोलते हो, पॉलन सैक बोलते हो। ठीक है, दे आर नोन एज पॉलन सैक। इन पॉलन सैक के अंदर आपके ये क्या भरे हुए हैं, पॉलन ग्रेन। और इन्हीं पॉलन ग्रेन को आप और किस नाम से जान सकते हो, माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर तो अब तक जाना पहचाना टर्म लग रहा होगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में या उसके पहले आप पढ़ चुके हो। ठीक है, पॉलन ग्रेन बेसिकली यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये जो आपको बाहर से ये नजर आ रहा है, ये एंथर की, सॉरी, स्टेमन की क्या है, वॉल है। ठीक है, ये जो प्रोटेक्ट कर रही है उसको। तो ये सारी की सारी चीजें आपने देख लिया कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। जनरली जो आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये स्टेमन दिखेंगे, ये स्टेमन आपको कैसे दिखेंगे, डाइथीकस। डाइथीकस का मतलब क्या है कि टू थीका प्रेजेंट होंगे, टू थीका प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और एक थीका में टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कितने लोब्स प्रेजेंट होंगे यहां पे, 4 लोब्स, 1 2 3 4। जनरली एक्सेप्शंस आप साइप्रेसी फैमिली पे जाओगे तो साइप्रेसी फैमिली में ये आपका मोनोथीकस प्रेजेंट होता है, पर वो तब देख लेंगे जब हम पढ़ेंगे। अभी बस ये जान लो कि जनरली जो आपको स्टेमन है वो डाइथीकस है, उसमें 2 थीका प्रेजेंट है, उसके अंदर 4 लोब्स हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है जहां पे पॉलन ग्रेन्स है। तो ये आपका जो है एंड्रूसियम की कंडीशन हो गई। मैंने अभी जब आपको कैलिक्स एंड कोरोला पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने एक चीज नहीं पढ़ाई अभी तक। क्या नहीं पढ़ाया है, अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन वर्ल्ड, विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन मेंबर्स। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, एस्टिवेशन। ठीक है, तो मैंने एस्टिवेशन डिस्कस नहीं किया, वो मैं इनको पढ़ाने के बाद डिस्कस करूंगा। अभी देखो एंड्रूसियम की कंडीशन, मैंने बोला कि जो एंड्रूसियम है उसके मेंबर्स को आप एंथर बोल रहे हो। ठीक है,
कुछ कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे एंथर के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आपने कैलिक्स एंड कोरोला के केस में पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं जरा सा लिख दूं एंथर या एंड्रूसियम, एंथर ही लिख देता हूं। अगर ये एंथर आपके फ्री है या यूनाइटेड है, ठीक है, फ्री है तो इनको क्या बोलते हैं, पॉली एंड्रूसियम। ठीक है, और अगर ये यूनाइटेड है तो थोड़ा सा केस डिफरेंट हो जाएगा कि यूनाइटेड किस तरह से है, एक सिंगल बंच बना रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड कंडीशन को बोलते हैं अडल्फस कंडीशन। ठीक है, अडल्फस कंडीशन, अडल्फस कंडीशन में आपको वेरिएशन नजर आएगा अगर सारे के सारे स्टेमेंस इस तरह से एक बंच में। ठीक है, इफ ऑल एंथर्स या ऑल स्टेमेंस लिख दो फॉर्म अ सिंगल बंच, तो आप जो है उसको क्या बोलोगे, मोनो अडल्फस। अडल्फस, यहां पे अगर मोनो अडल्फस का मैं पिक्चर बनाऊं तो ये सपोज करो ट्यूबुलर वो है, यहां से इस तरह से, इस तरह से देखा है इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं, चाइना रोज। ठीक है, एग्जाम्पल डाल दो चाइना रोज एग्जाम्पल में। इस तरह से आपको कंडीशन देखने को मिलती है कि अगर सारे के सारे एंथर या स्टेमेंस, ठीक है, एक ही बंच बना रहे हैं तो वो आपको जो है क्या कहते हैं, इसको कई बार पॉलीएंड्रसियम या सिर्फ पॉलीएंड्रस भी बोल देते हैं, इसको सिर्फ पॉलीएंड्रस भी लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, एक केस बता दिया। अब अगर आपके टू बंच में प्रेजेंट हुए हैं, मैं उधर शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो क्योंकि आपके पास ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होगा। इफ stamens और एंथर फॉर्म टू बंच, तो उस नाम से ही पता चल रहा है, क्या बोलोगे, डायडल्फस। मतलब कहने का क्या है, थोड़ा सा इस तरह से देखो आप, इस तरह का कंडीशन प्रेजेंट हो, इस तरह का कंडीशन प्रेजेंट हो तो ये डाइडल्फस कंडीशन मिलेगा। करेक्टरिस्टिक ऑफ फैबिएसी, डाइडल्फस कंडीशन में कैसा अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे 9+1 का, 9+1 का मतलब क्या है, टोटल 10 होंगे, मुझे नहीं पता इसमें मैंने कितने बनाए, 3 3 7, आप बना लो इसमें 2 और 8 9। ठीक है, तो 9 जो है एक साथ प्रेजेंट होंगे, एक सेपरेट, टू बंच बना रहा है, एक बंच ये, दूसरा बंच ये। ठीक है, तो ये आपको फैबिएसी फैमिली में मिलेगा, मतलब पी में। ठीक है, तो ये आपको वहां पे मिल जाएगा डायडल्फस कंडीशन, याद रखना है, पूछा गया है। अब तीसरा आते हैं जहां पे मोर देन टू बंच बन जाए, उसको बोलेंगे आप, कौन सा कंडीशन बोलेंगे, मोर देन टू बंच कंडीशन बोलो, पॉलीअडल्फस। ठीक है, और पॉलीअडल्फस के केस में मतलब कहने का कि इस तरह से सारे सेपरेट दिखेंगे, आपको सारे सेपरेट दिखेंगे। एग्जाम्पल बताओ, मस्टर्ड, एक मिनट, मस्टर्ड नहीं बच्चे, मस्टर्ड नहीं है, मस्टर्ड
पॉलीएडेल्फस का है एग्जाम्पल सिट्रस। और यहाँ पे जरा सा मैंने पिक्चर में थोड़ी सी गड़बड़ी की हुई है। इस तरह से आप बनाओगे, हटा दो, इतना ज्यादा क्या करोगे बना के। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप डाल दो सिट्रस, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। एक बार एनसीईआरटी रीड करना कि इसके अलावा और क्या चीजें दी हुई हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि इसमें आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, मैंने वहां से सारी चीजें ले ली हुई हैं। ये तो कंडीशन हो गई कि अगर आपका एंथर फ्री है या अटैच्ड है वो एक दूसरे के साथ में। ठीक है, एक और कंडीशन यहां पे लिख दो, इफ फ्यूजन ऑफ मत लिखो, इफ कंप्लीटली फ्यूज्ड, मतलब एंथर कंप्लीटली फ्यूज। कंप्लीटली का यहां पे लिख देना फिलामेंट प्लस स्टेमेन दोनों, फिलामेंट प्लस स्टेमेन दोनों फ्यूज है। ठीक है, एंड इफ ओनली फिलामेंट फ्यूज है। तो अगर जो है पूरा का पूरा फ्यूज है तो उस कंडीशन का क्या नाम है मुझे याद नहीं है, आप बताओ। ऑनलाइन बच्चे जिन्होंने मॉड्यूल अपने साथ रखा हुआ है मुझे बताओगे। सिनजेनेसियस कंडीशन है एक आपकी, जो है क्या कहते हैं, सिनेंडस कंडीशन। सिलेंडर्स पी एंड बी। क्या बच्चे? सिलेंडर का कोलोकासिया एंड एलोकासिया। बच्चे मैं एग्जाम्पल नहीं आपसे पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि कंप्लीटली फ्यूज मतलब फिलामेंट एंड स्टेमेन दोनों फ्यूज हैं तो उस कंडीशन को क्या बोल रहे हो। एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है आपको, मत याद करना, ऑलरेडी इसमें एग्जाम्पल याद करने के लिए बहुत ज्यादा है। दो एक कंडीशन यहाँ पे और देखनी है। एक्चुअली जो आपका स्टेमन है, सॉरी स्टेमन बोल रहा हूँ, एंथर। ठीक है, आप जब मैंने आपको ये बताया कि ये थैलमस है। ठीक है, थैलमस से अगर यहां से निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कुछ नहीं बोलना है हमें। बट अगर कहीं ऐसा हो जाए कि वो पेटल या सेपल से निकलना स्टार्ट हो जाए, अभी मैंने आपको बताया नहीं है सेपल क्या है, मैं बता दूंगा। ठीक है, मतलब थैलमस के अलावा किसी और पार्ट से निकलना स्टार्ट हो जाए एंथर का, तो उसको डिफरेंट नेम से, उसके लिए डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां पे लिख दो, इफ एंथर arises from पेटल, पेटल से राइज हो, मतलब कहने का कि ये कंडीशन ना हो, ये आपका थैलमस है, थैलमस में ये स्टेमन है, सॉरी पेटल है, और इस पेटल से आपका स्टेमन निकले। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एपीपेटलस, एपीपेटलस। क्या बच्चे? धतूरा
टाइम कितना हो रहा है? सोलेनेसी, टोमेटो क्या करोगे ज्यादा, सोलेनेसी के जितने मेंबर हैं वो ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर, अच्छा उसके पहले मैं एक सिपल के बारे में बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि जो ये आपका पेटल है और ये आपका सिपल है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि सिपल, सॉरी सिपल, सिपल ही है ना ये, और ये पेटल। तो अगर दोनों में डिफरेंशिएशन है, कलर डिफरेंशिएशन, तो आप जो है इसको इसको सेपल बोल रहे हो, उसको पेटल बोल रहे हैं। मतलब ये पूरा वर्ल्ड कैलिक्स कहलाएगा, ये पूरा वर्ल्ड क्या बोलेगा, कोरोला, ठीक है। बट अगर ये दोनों ग्रीन कलर के हो जाए, मैंने बोला ना ये ब्राइट कलर का होता है, ये जनरली ग्रीन कलर का होता है, पर अगर ये दोनों एक ही कलर के हो जाएं तो फिर हम एक टर्म यूज करने लगते हैं, उसको बोलते हैं क्या, टेपल, ठीक है। टेपल यूज करने लगते हैं। और पूरे के पूरे वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, अभी दिमाग फ्यूज हो गया है असल में अब तक। If there is no differentiation in calyx and corolla, तो उस मेंबर को तो आप बोलते हो, क्या बच्चा, then this is known as पेरियंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ठीक है। और मेंबर्स को क्या बोलोगे, मेंबर्स या यूनिट जो है इसकी, उनको आप बोलोगे टिपल, ठीक है। और एक और चीज लिख दो, इसका जो एग्जाम्पल है वो आपकी लिलिएसी फैमिली है, ठीक है। अब लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स का याद करना आपका काम है। तो लिलिएसी का करेक्टरिस्टिक है ये पेरियंथ का प्रेजेंट होना, 3+3 में प्रेजेंट होते हैं, मतलब 3 कैलिक्स और 3 कोरोला। चूंकि सारे ग्रीन इन कलर के हैं तो वो आपको जो है उसको नाम यूज कर लिया है हमने, क्या, पेरियंथ। मेंबर को क्या बोलते हैं, टिपल। बताना इसलिए यहाँ पे पढ़ा क्योंकि मुझे ये जो चीज मैंने लिखी है, अब अगर जो है आपका जो एंथर है वो कहां से राइज हो, टिपल से, तो उसको बोलते हैं एपिफिलस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, इफ एंथर अराइजेज फ्रॉम पेरियंथ, या टिपल ही लिखो बेटर है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, टिपल। तो इसको बोलते हैं एपिफिलस। थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, बट इसको आपको याद करना पड़ेगा। यहां तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है ना कि पेटल के ऊपर से निकल रहा है, पर वहां पे वो एपिटेपलस नहीं है, वो क्या है, एपिफिलस है, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसका भी एग्जाम्पल क्या होगा, जब पेरियंथ प्रेजेंट ही लिलिएसी फैमिली में है तो एग्जाम्पल भी क्या होगा, लिलिएसी। पूछा गया है इसलिए इसको याद रखना आप, मतलब दोबारा भी पूछने के चांस है यहाँ से। अब एक और यहाँ पे वेरिएशन है, वो कई बार जो है आपका ये एंथर गाइनोसियम पार्ट से राइज होता है, तो उसको बोलते हैं एपिगाइनेंड्रस, ठीक है। तो लिख दो, इफ एंथर arises from गाइनोसियम, तो इसको बोलेंगे गाइनेंड्रस,
एग्जाम्पल कलरट्रोपिस है क्या शायद? यस, कलरट्रोपिस है, लिख दो। कलरट्रोपिस। लिलिएसी फैमिली का कोई मेंबर पता है? नहीं पता? मुझे लग रहा है मैंने एंथर का पूरा पार्ट खत्म कर दिया है। एंड्रूसियम का बेसिकली, गाइनोसियम पे मुझे पहुंचना है। आप इसमें लिलिएसी का मेंबर लिखना चाहो तो लिख दो। लिलीज फ्लावर्स तो बड़े फेमस है। देखा है कि नहीं लिली का फ्लावर? तो जाके एक बार चेक भी कर लेना चाहिए था कि कुछ अंतर है क्या। कोई एक फ्लावर ऐसा है जिसको आपने डिसेक्ट किया हो, ध्यान से देखा हो? मैरीगोल्ड देखा है? मैरीगोल्ड नहीं देखा? देखा है, उसके बाहर कुछ प्रेजेंट होता है फ्लावर के बाहर। पेटल दिखता है तुमको उसमें ठीक से? ग्रीन कलर का कुछ नजर आता है जब इस तरह से फ्लावर्स तुम देखते हो, तो उसके इस तरह से जो है ग्रीन कलर होता है, उसके अंदर बहुत ढेर सारे फ्लावर्स भरे हुए होते हैं। बच्चे तुम्हारी आवाज मेरे कान पे नहीं जाती है। ये इसको बोलते हैं इनवल्यूकर। ठीक है, देखना वो जो ग्रीन कलर का दिखता है वो इनवल्यूकर है, और जिसको तुम फ्लावर समझते हो वो एक्चुअली इनफ्लोरेसेंस है, वो पूरा फ्लावर नहीं है। ठीक है, उसके अंदर दो टाइप के फ्लावर भरे हुए होते हैं, एक रे फ्लोरेट होता है, दूसरा चूंकि फ्लावर बहुत छोटे छोटे होते हैं तो नाम क्या दे दिया, फ्लोरेट। ठीक है, एक होता है रे फ्लोरेट, दूसरा होता है डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, क्या देखते हो तुम लोग? चलो आ जाओ, एंड्रोसियम पार्ट हमने फिनिश कर लिया है। गाइनोसियम, तो ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और आगे बढ़ेंगे इसमें तो मेंबर्स को क्या बोलेंगे? मेंबर्स आर नोन एज कार्पेलर, पिस्टिल। मेंबर्स को क्या बोलते हैं? और अगर मैं ये पूछूं कि ये जो एंथर है, ये जो कैलिक्स है, ये कोरोला है, और ये जो कार्पेल है, ये क्या है? बेसिकली दे आर मॉडिफाइड। मॉडिफाइड क्या? मुझे तो लगता है एफर्ट ही नहीं लेना चाहिए तुम्हारी बात सुनने में। मॉडिफाइड क्या है? टिपिकल फ्लावर है मॉडिफाइड। क्या बात है, खुश कर दिया मुझे तुमने। अरे मॉडिफाइड लीफ है, मेरी बात तो तुम सुनते नहीं हो, हद है। ये सब जो है मॉडिफाइड लीफ है। अब अगर जिम्नोस्पर्म को ध्यान दोगे कि तो मैंने क्या बताया था कि वहां पे स्पोरोफिल लीव्स पाई जाती हैं। ठीक है, वो स्पोरोफिल लीफ से क्या अराइज होता है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, माइक्रोस्पोरेंजिया वगैरह। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, उसके अंदर फिर माइक्रोस्पोरेंजिया वगैरह प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वहां पे जो लीव्स हैं वो कंप्लीट मॉडिफाई नहीं हो पाई हैं। ठीक है, वहां पे कंप्लीट जो है चेंज नहीं हो पाया है, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लीफ कंप्लीटली मॉडिफाइड हो गई हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पे कार्पेल एंड पिस्टल के फॉर्म में। ठीक है, एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में उनका मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, जो कि कंप्लीट कहां पे हुआ है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पे कंप्लीट हुआ है। तो मेंबर्स को आप कार्पेल बोलते हो या पिस्टल बोलते हो। इस जो गाइनोसियम में अगर आप देखोगे तो गाइनोसियम में आपको 3 पार्ट नजर आएंगे। ठीक है, कौन से 3 पार्ट्स नजर आएंगे आपको? सबसे ऊपर की तरफ स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। ठीक है, अगर हम स्टिग्मा को देखें तो दिस इज द रिसेप्टिव सरफेस। ये क्या है? रिसेप्टिव सरफेस ऑफ, सरफेस फॉर लिखो, फॉर
पॉलन ग्रेन, यहां पे अगर पिक्चर देखोगे ये, ठीक है, ये किसके ऊपर बैठी हुई है, थैलमस के ऊपर, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका स्टिग्मा, ठीक है। और ये जो स्टाइल है, दिस इज द ट्यूबुलर, इलोंगेटेड ट्यूबुलर पार्ट। इलोंगेटेड, इलोंगेटेड है कि नहीं, देखो पूरा ट्यूबुलर, पूरा इलोंगेशन कर लिया। किस लिए इलोंगेशन किया, इलोंगेशन एंड ट्यूबुलर। ट्यूबुलर क्यों है, इस वजह से कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब एंट्री ले सके। सिंपल सी बात है, पॉलन ट्यूब एंट्री लेगी यहाँ पे, तब तो यहाँ पे जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के पास में पहुंचेगी, ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या भरा हुआ है, एम्ब्रायोसैक, ठीक है। एम्ब्रायोसैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, एग सेल, ठीक है। तो उसको पहुंचना कहां पे है फाइनली, एग सेल के पास में, ठीक है। एम्ब्रायोसैक पे पहुंचेगी, वहां पे अपने मेल गैमीट रिलीज कर देगी। एग सेल फीमेल गैमीट है, वो वहां पे पहुंच के उसके साथ फ्यूजन करेगा, ठीक है। तो स्टाइल जो आपकी है वो इलोंगेशन एंड ट्यूबुलर, इलोंगेशन मैंने लिख दिया, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर है, ठीक है। अब ये जो ओवरी है कैरी सिंगल आर मेनी ओव्यूल्स, बाकी तो इसको हमको पढ़ना ही है, कहां पे, ओव्यूल्स, ठीक है। और ये जो ओव्यूल्स है, देखो यहाँ पे मैं इस ओव्यूल को यहाँ पे अटैच कर रहा हूं, यहाँ पे अटैच कर रहा हूं। और ये जो थैलमस के जिस पार्ट के साथ में या ओवरी के जिस पार्ट्स में ये अटैच करता है, दिस पार्ट इज नोन एज, बताओ, प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा बेसिकली क्या है, पेरेनकाइमेटस है। यही सब क्वेश्चन तो पूछेगा वो, कि प्लेसेंटा का जो नेचर है वो कैसा है, पेरेनकाइमेटस है, ठीक है। जहां पे ओव्यूल अटैच होता है ओवरी के साथ में, या थैलमस बोल सकते हो, ठीक है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो मतलब कहने का कि प्लेसेंटा आपके प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, एनिमल्स बस में नहीं प्रेजेंट है, प्लेसेंटा आपके प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। पेरेनकाइमेटस नेचर का है, जहां पे ओव्यूल उसके साथ अटैच हो रहा है थैलमस के साथ में, दैट पॉइंट इज नोन एज प्लेसेंटा, दैट इज पेरेनकाइमेटस इन नेचर, ओके। तो ये बेसिकली आपका गाइनोसियम के बारे में मुझे जितनी चीजें बतानी थी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हमको कैलिक्स में जो एस्टिवेशन है वो देखना है। इसके बाद ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल का ओवरी में अरेंजमेंट कैसा है, किस तरह से अरेंज्ड है ओवरी में, वो जो है क्या कहते हैं, वो हमको देखने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें देखनी है। अभी टाइम कितना हुआ है हमें, 13:08। आज के लिए ये 10 यहीं पे फिनिश करते हैं इसको। आपका नीट एग्जाम 2 टाइम्स होने जा रहा है, अभी बहुत कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक 3 जो है 2 बार होने वाला है। पता नहीं कब कब है वो मुझे नहीं पता है, बट और शायद मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज होने वाला है, वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन। अभी तक ये कंफर्म नहीं है, उन्होंने जो है क्या कहते हैं, कुछ कुछ अपनी गाइडलाइंस दी हैं एनटीए के, आप उस पे जाओगे पेज पे, तो वहां पे कुछ कुछ गाइडलाइंस आई हैं, पर अभी वो उन्होंने लिखा है कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं, प्रपोज्ड है वो, कितनी चीजें जो होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि जो एग्जाम है उसको जून के बाद शिफ्ट कर दें, या जून या एंड या जुलाई में। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं, वो शायद नीट के एग्जाम को 2 बार करवाएंगे। और अगर नीट का एग्जाम 2 बार होता है, तब भी पहला वाला एग्जाम मुझे नहीं लगता है कि आपका बिफोर जून हो पाएगा, नहीं अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं है कि होगी ही। 2 बार एग्जाम हुआ तो ये मान के चलना कि ऑनलाइन ही होगा, वो पेपर पेन पे नहीं होगा एग्जाम।